आगे बढ़ो। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। भाई साहब खतरनाक। हाँ, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। बहुत बढ़िया। द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, तो पहली बात तो एन हॉस्पिटल, अब एन हॉस्पिटल तो वैसे ही गायब है। अब आप अ और द में थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो आपको खुद समझ आएगा कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब की बिटिया जिस हॉस्पिटल में थी उसमें उनका इलाज ढंग से नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब उन्होंने हॉस्पिटल को चेंज किया और चेंज करने के बाद बेटी की जो जान है वो बच गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे हॉस्पिटल को हमें स्पेसिफाई करना है, और स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे द की ज़रूरत है। राइट, तो बाकी के सारे ऑप्शन यहीं पे साफ हो लिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। अब अगेन आ जाओ, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे जरा बताओ भाई इसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सेव्ड यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ना, इसी को नाउन फ्रेज कहा जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड नाउन फ्रेज बिकॉज ये वर्ब के पहले आ रहा है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन आपकी आंखें देख पानी चाहिए। और सेव्ड व्हाट, द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट। तो राज लाइक सिमरन करते हैं, तो राज और सिमरन एक एक शब्द थे तो उनको नाउन बोल लोगे आप। यहाँ पे ये नाउन फ्रेज कहे जाएंगे, और इस नाउन फ्रेज में भी द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल, डिसीजन एक्चुअल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल टेस्ट हो नहीं सकता, सिंगुलर और प्लूरल और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, लेकिन किसी और में अगर खेलना हो तो वो खेल सकते हैं। राइट, डिसीजन हैज और हैव करके। तो एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। वाह वाह वाह। तो ये देखो वही कंडीशनल हमेशा से फेवरेट रहा है एसएससी का, बिल्कुल मैथमेटिकल, चारों टाइप आपको ध्यान में होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता, ठीक है। इफ वाला क्लॉज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, या वर लगा करके हाइपोथेटिकल बनाते हो। तो इफ इट विल रेन में प्रॉब्लम है, इफ इट रेन्स होना चाहिए, इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर बारिश होती है वी विल हैव अ टफ टाइम, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल समय होगा। ठीक है, चलिए, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। यस, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग। ये वुड बी ठीक लग रहा है भाई, जब तुम श्योर हो पहले ही कह रहे हो आई एम श्योर, तो वुड बी यहाँ पे ठीक नहीं है, इधर विल बी होना चाहिए। द आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि बस थोड़ी ही देर में पोस्टमैन आ रहा होगा लेटर को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो विल में सर्टेनिटी होती है जब आप पढ़ते हैं। और देखो इसीलिए कुछ अच्छी ग्रामर की बुक्स जब आप रेफर करते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जैसे माइकल स्वान, थॉमसन मार्टिनेट, तो उसमें हो सकता है कभी कभार पढ़ने में आपको मिल जाए कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। अगर ऐसे पढ़ने को मिले तो यू शुड नॉट बी फ्लैबागास्टेड, यू शुड नॉट बी टेकन अबैक, अरे ये क्या हो गया है, सारा जीवन फ्यूचर पर टिका था, बचपन से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये कहना देयर इज नो फ्यूचर टेंस। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है। टेंसेस की जानकारी आपको मिलती है किससे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं, बी फॉर्म, हैज फॉर्म और डू फॉर्म। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। हैज का मतलब हैज, हैव, हैड। और डू फॉर्म का मतलब डू, डज, डिड। अब इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जो आपको फ्यूचर टेंस की सूचना दे। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस अगर पढ़ने को मिले, बिकॉज फ्यूचर टेंस की सूचना मिलती है हमें विल और शैल से। और विल और शैल के जो गुणधर्म हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड से अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि मॉडल शब्द कहाँ से आता है, मूड से आता है, और एक मॉडल वर्ब कई तरह के मूड बता सकता है, जबकि इज, एम, आर में ये औकात नहीं होती। इज है, एम हूं, आर हैं, सिंपल, वाज था, वर थे। बट वहीं पे अब देखो विल और शैल का यूज कहाँ होता है, बचपन से सब पढ़ते आने, वही रटा हुआ है। शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन, विल का सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन आप तो आई विल बोलते हो। और आप ये भी सुनते हो कि यू एंड ही शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो। आपको मेट्रो अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलती है कि यू शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट इफ यू क्रॉस द स्टेशन फॉर विच यू हैड बॉट द टोकन। अगर आपने वो स्टेशन क्रॉस कर लिया जिसके लिए टोकन बॉट किया, तो आप दंड के भागी होंगे। तो वो तो यू के साथ शैल लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है।
तो मॉडल वर्ब यानी जब सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं तो वहां पे जानते भी होंगे, आप पढ़े ही होंगे टेंस में, वहां थ्रेट, देखो पढ़ना अलग होता है और एप्लीकेशन अलग होता है। हम यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं चीजें याद दिला रहा हूं कि पढ़ा तो होगा, ढंग से अगर पढ़ा है आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यू के साथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किसी को थ्रेटन कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, इन सभी मूड के लिए, इन सभी भावों के लिए शैल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल सेकंड एंड थर्ड के साथ होता है। वहीं विल का इस्तेमाल वॉल्यूशन के लिए, इच्छा के लिए होता है, सर्टेनिटी के लिए होता है, राइट, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसीलिए इनके गुणधर्म थोड़े अलग होते हैं। एनीवे इसीलिए यहां पे विल भी आएगा, श्योर लगा था। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। तो भैया स्पेशली कर रहे हो तो साफ तौर पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो, तो एन कहाँ से लगाओगे, द लगाओगे, यानी एन एडवेंचर कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, इस पार्ट में दिक्कत थी, एन को रिप्लेस करिए, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। वैसे तरीके से ना एडवेंचर स्टोरीज की में ये लगना चाहिए हाइफन, अदरवाइज एडवेंचरस ज्यादा बेहतर है, बट एनीवे। The following sentence has been divided into three segments A, B and C. One of them may contain a grammatical error. वही है, हाँ ठीक है। A honorable person deserves respect from everybody. So a honorable नहीं होगा, जान चुके हैं आप, an honorable होगा, उच्चारण में आ रहा है। तो किस में दिक्कत है भैया, डी में करेक्ट ऑप्शन लिखा है, डी में लिखा है ए, तो बिल्कुल होश में देखना है। An honorable person deserves respect from everybody. Next one. The receptionist asked if Diya will take a seat and wait for boss to call her in. बताइए जी कहां पे दिक्कत है, कैसे करेक्ट करेंगे। देखो भाई इस पैटर्न पे भरपूर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाँ या ना, हर साल आते रहे हैं। वही रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच देखना होता है। जब इधर आस्क्ड कर दिया तो विल कैसे करोगे, विल का भी पास्ट हो जाएगा ना। वही जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। नजर आ गया सबको, चलिए जी। तो कहाँ था, सी में एरर आ गया। नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। वाह वाह, बचपन की यादें ताजा हो रही हैं यहाँ पे। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड कैसे करेक्ट करोगे आप, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, हाँ या ना। और पता है पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए हम कितने तरह के स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। आप सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ भी जाते हो, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 के साथ भी जाते हो, एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ भी जाते हो। सो वी कैन यूज ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, पास्ट का रिपीटेड एक्शन, तो ये तीनों चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्ले की जगह पे क्या करना होगा, प्लेड, कि मैं अपने बचपन में अपनी बहन के साथ खेला करता था, एज सिंपल एज दैट, वुड प्लस V1। ये आपको बहुत बार इंटरव्यूज में, टॉक शोज में सुनाई देगा कि व्हेन समवन इज टॉकिंग अबाउट हिज आर हर यंगर डेज, बचपन की बातें हो रही, जवानी की बातें हो रही हैं, मैं यहाँ जाया करता था, वहाँ खेला करता था, सो आई वुड विजिट दैट रेस्टोरेंट, दैट प्लेस, वो बार बार वुड का इस्तेमाल करते हैं। और यही फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल वर्ब्स में होती है, वुड फ्यूचर के लिए भी चला जाता है, पास्ट के लिए भी चला जाता है। आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। द हिस्टोरियंस का कोई मतलब नहीं है, सिंपली हिस्टोरियंस आर ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सिंपली हिस्टोरियंस लिखोगे, द हिस्टोरियंस क्यों आप स्पेसिफाई कर रहे हो, जरूरत नहीं है उसकी, एक जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट में हम स्पेसिफाई नहीं करते। यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे ऐसा कि किसी एक जनरल सी बात आप कर रहे हैं। आ गया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन टाइप, ये नया है SSC वालों के लिए और बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन टाइप है।
बताइए। द वॉरियर वॉज वेटिंग, द वॉरियर वॉज वेटिंग, एन वॉरियर वॉज वेटिंग, द वॉरियर वॉज वेटिंग। तो पहली तो वही समझ आ गया कि इतना पढ़ के ही समझ आ गया, इसको बाहर कर लो। अब उसके बाद फॉर एन राइट टाइम, फॉर द राइट टाइम, फॉर अ राइट टाइम। अब आप मुझे बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी फॉर बैंगलोर। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है, वेरी गुड। तो यहां पे देखो एन राइट टाइम तो वैसे भी बेतुका है, और राइट टाइम ये भी बेतुका है। क्यों? अगर मैं आपको पूछूं टाइम जो नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो क्या जवाब दोगे आप? टाइम इज अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? व्हाट डू यू से? हाँ जी, टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें सोचना नहीं है। अच्छा, टाइम तो गिन सकते हैं, टाइम नहीं गिनते आप, टाइम को मेजर करने वाली यूनिट्स गिनते हैं। आप मिनट, सेकंड, राइट, उनको काउंट कर रहे होते हो, आवर को काउंट कर रहे होते हो। आप टाइम को और जब अगर अनकाउंटेबल है तो वैसे भी आप एन और अ नहीं लगा, वैसे तो वो खुद ही बेतुका है। मतलब राइट के पहले एन कैसे लगाओगे आप? बट अ राइट टाइम में आपको फीलिंग आ सकती है, एक दो लोगों को आई भी थी, तो वो गलत है। ठीक है, द राइट टाइम, द वॉरियर वॉज द वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लायन हाइडिंग इन द केव। देखो सब का सब स्पेसिफिक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक घटना का जिक्र है, जबकि अभी हिस्टोरियंस वाले केस में वो एक जनरल स्टेटमेंट था।